अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 16 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पाकिस्तान, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के अंदर वर्ड्स मीनिंग इनको देख लेते हैं। पहला वर्ड है एलुवियल। एलुवियल कहते हैं ऐसी सैलाबी मिट्टी जो सैलाब के बाद मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम जरहेज़ मिट्टी कहते हैं। तो सैलाबी मिट्टी जिसको सिल्ट भी कहते हैं। फिर है एल्पाइन, रिलेटिंग टू हाई माउंटेन्स, बुलंद पहाड़ियों से मुतल्लक। एविफाना कहते हैं जी खास इलाके के परिंदों की आबादी को। द बर्ड्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। बैकड्रॉप कहते हैं जी पस मंज़र को। जब भी थिएटर का स्टेज होता है तो उसके पीछे जो पेंटेड क्लॉथ लटका हुआ होता है उसको कहते हैं बैकड्रॉप। फिर है जी कैप्टिवेटिंग, कैप्टिकेटिंग, अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, टेकिंग ऑल योर अटेंशन, पुरकशिश को। कॉनिफेरस, कनेक्टेड विद एनी ट्री दैट प्रोड्यूसेस हार्ड ड्राई फ्रूट कॉल्ड कॉन्स। तो ऐसा दरख्त जो सख्त किस्म के खुश्क फल पैदा करता है जिनको कॉन्स कहते हैं। कस्टडियन, निगरान को कहते हैं या मुहाफिज को। एंडेमिक कहते हैं जी ऑफ अ प्लांट और एनिमल, मतलब कोई भी परिंदा या जानवर। नेटिव जो मकामी होता है। एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टन प्लेस, किसी खास जगह का या ऐसा पौधा या जानवर जो किसी खास इलाके से ताल्लुक़ रखता है। एक्सपोनेंशियल जो है एक्सपोनेंट से निकला है। बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर, मतलब तेज़ी से बढ़ता हुआ। फेबुलस कहते हैं जी काबिल तारीफ़, एक्सट्रीमली गुड। फ्लोरा एंड फाना, मतलब के प्लांट्स एंड एनिमल। फ्लोरा प्लांट्स एंड फाना एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया, किसी खास इलाके के। क्लाइडोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर कलर्ड ग्लास के पीसेस वगैरह लगे होते हैं और मिरर्स लगे होते हैं एंड के ऊपर। फिर मेल्टिंग पॉट किसको कहते हैं जी? मेल्टिंग पॉट ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुख्तलिफ तर्ज के मुख्तलिफ नज़रियात के लोग एक जगह पे रहते हैं, तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट। मेस्मराइज कहते हैं जी मुतासर करना या जादू करना। मेटिकुलसली कहते हैं जी एहतियात से, बारीक बीनी से। माउंटेनियर्स कहते हैं जी कोपेमा, जो पहाड़ियाँ चढ़ते हैं। एज अ स्पोर्ट, एक खेल उनके लिए होता है कि पहाड़ियाँ चढ़ना। निर्वना कहते हैं द स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस एंड पीस, खुशी की हालत या रूहानी सुकून। पिक्चरेस्क कहते हैं जी खूबसूरत या दिलफरेब, पिक्चरेस्क। रेनोवेट कहते हैं सजावट करना। स्नो क्लैड, बर्फ पोश या बर्फ से ढका हुआ। सुलेस कहते हैं जी दिलजोई, दिलासा या तसल्ली। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं जी स्फिंक्स। स्फिंक्स जो है एक मिस्र का मशहूर मुजस्मा है जिसके अंदर जो है औरत का सर होता है और जिस्म जो धड़ होता है वो किसकी होती है? शेर की होती है। था कहते हैं जी बर्फ से पानी बनने को। ऑफ आइस एंड स्नो टर्न बैक इनटू वाटर आफ्टर बीइंग फ्रोजन, मुंजमद होने के बाद, जमने के बाद दोबारा पानी बनने को कहते हैं था। फिर टायरस कहते हैं जी ज़ियारत गाह को, सैक्रेड प्लेस को। टॉपोग्राफी कहते हैं जी नक्शा साजी को, जोग्राफियाई मताला को। ये ज़मीनी जो हदोहाल होते हैं, फिज़िकल फीचर्स होते हैं ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, किसी भी जगह के। फिर टर्कॉइज कहते हैं जी फिरोज़ी को। और वेनेशियन कहते हैं जी समथिंग दैट बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ वीनस, जो इटली का शहर है वीनस, उससे जो चीज़ ताल्लुक़ रखती है उसको कहते हैं जी वेनेशियन। तो यहाँ तक इसके वर्ड्स मीनिंग थे। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने जो है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज़ करनी है कि नाउन आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो पहला है जी एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बाय द सॉलिमिनिटी ऑफ द ओकेजन। तो यहाँ पे हम नाउन इस्तेमाल करेंगे। ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि नाउन होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है और उसके बाद फिर नाउन आता है। तो ये देखें ऑफ और उसके बाद ये नाउन हमारे पास था, तो उससे पहले भी हमने नाउन का इस्तेमाल करना था। तो सॉलिमिनिटी क्या है? नाउन है। वी शुड नेवर टॉलरेट इनजस्टिस। तो यहाँ पे हम देखें ये शुड एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद ये एक एडवर्ब आया है नेवर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। टॉलरेट वर्ब आना चाहिए क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है मॉडल वर्ब के बाद। फिर यहाँ पे देख लें जी हम एक एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। समथिंग इन हर स्पीच मूव्ड हिम। तो मूव यहाँ पे मतलब है जी मुतासर करना, मुतासर किया। तो सफिशेंट जो है इससे हम बना लेंगे जी सफिशेंटली, जो कि एक एडवर्ब होगा, और सफिशेंट क्या था? एक एडजेक्टिव था। फिर यहाँ पे फेमिलियर से हम फेमिलियरिटी बनाएंगे जो कि एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जान पहचान या शनासाई। तो फेमिलियरिटी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे आ जाएगा जी ही वॉज अ डैश लीडर। तो लीडर एक नाउन है, इससे पहले हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे।
तो रेबिलियस लीडर मतलब कि बागी लीडर। उसके बाद है जी दी चीफ गेस्ट डिलीवर्ड दी इनाग्रल। इनाग्रेट जो है एक वर्ब है, ठीक है, इफ्तिताह करना, तो इनाग्रल इफ्तिताई एड्रेस खताब, ये नाउन था, उससे पहले हमने एडजेक्टिव लगाया। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, तो पैट्रियट एक नाउन है, ठीक है, तो चूंकि ये पूरी नाउन फ्रेज है और ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में दो ही आ सकते हैं, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद हमने नाउन का इस्तेमाल किया है पैट्रियट। फिर है जी फ्राम हिम वी कैन लर्न मेनी लेसन्स इन पैट्रियोटिज्म। तो यहाँ पे देख लें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का हमने इस्तेमाल किया जो कि एक नाउन होना चाहिए, तो पैट्रियोटिज्म हो जाएगा। फिर है जी वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। तो पास्ट यहाँ पे नाउन है, उससे पहले हमने एक एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया, ग्लोरी से ग्लोरियस। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है उनका इस्तेमाल करना है। ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स हैं, तो इनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। पहला है सुलेमान्स वर्क इज़ वंडरफुल देयरफॉर ही गॉट अ रेज। उसका जो वर्क है, काम है सुलेमान का, वो शानदार है, इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, और अकॉर्डिंगली भी इसके अंदर यूज़ हो सकता है, उसको प्रमोशन मिली, ही गॉट अ रेज। नजमा वाज अ टेरिबल एम्प्लॉय। टेरिबल यहाँ पे मतलब कि ख़राब, मतलब कि ठीक काम करने वाली मुलाजमा नहीं थी। नजमा जो है वो ख़राब मुलाजमा थी। नेवर द लेस हाउ एवर, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट नेवर द लेस है या हाउ एवर, जिन दोनों का मतलब है फिर भी। शी गॉट प्रमोटेड, फिर भी उसको प्रमोशन मिल गई, मतलब कि वो ठीक मुलाजम नहीं थी, फिर भी उसको प्रमोशन मिल गई। उसके बाद तीसरा है जी, ये कंट्रास्ट है, मतलब कि ये देखें, ये और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं। खराब मुलाजम है तो उसको जाहिर सी बात है प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मिल गई। तीसरा है वी होप टू रिसीव द ऑर्डर ऑन टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर जो है वो वक्त पर मिलेगा। अदरवाइज वी विल कैंसिल, वरना, अदरवाइज वरना, वी विल कैंसिल, हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। चौथा है जी हारून हैड सीनियरिटी हाउ एवर ही वॉज लेड ऑफ। तो यहाँ भी देख लें, एक कंट्रास्ट है कि उसकी सीनियरिटी थी हारून की, मतलब वो सबसे सीनियर था, फिर भी जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। ले ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब है टू स्टॉप एम्प्लॉइंग समवन, मतलब किसी को नौकरी से निकाल देना। तो ताहम या डिस्पाइट, इसके बावजूद उसको नौकरी से निकाल दिया गया, हालांकि वो सीनियर था। पांचवें जी फर्दर टू योर रिक्वेस्ट ऑफ लास्ट वीक वी आर सेंडिंग यू अ कैटलॉग। तो फर्दर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर ओवर भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर छठा है जी सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे जी, सिंस इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वीक मतलब कि पिछले हफ्ते से, शी हैज़ नॉट बीन द सेम। उसके बाद है जी सातवां एज सुन एज या व्हेन एवर, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एज सुन एज, जैसे ही बॉस अराइव्स, बॉस जो है वो आता है। आई एम या पहुँचता है, आई एम द वन हु मेक्स रूल्स, मैं हूँ जो कि वहाँ पे रूल्स बनाता हूँ, जब बॉस आ जाता है। आठवां है जी वेन एवर ही कैन द डायरेक्टर विल रिसीव यू। फिर उसके बाद नौवां हो जाएगा प्लीज़ बी ऑन टाइम, मोर आवर या फर्दर, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ट्राई टू बी अर्ली, के वक्त पर आओ, मेहरबानी करके मज़ीद ये कि कोशिश करो जल्दी आने की। फिर उसके बाद 10वां है जी मोर आवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्चुअली भी यहाँ पे दिया गया था, चूँकि ये एक्चुअली भी इनके अंदर मौजूद है, तो ये भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। मोर आवर वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग या एक्चुअली वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग, दोनों यूज़ हो सकते हैं। फिर 11 नंबर है जी इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज कंट्रैक्ट, उसका जो कंट्रैक्ट है उसको पूरा करने के लिए ही विल हैव टू सबमिट हिज स्केचेस बाय फ्राइडे, उसको जो है स्केचेस जमा करवाने होंगे जुम्मे तक। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज कंट्रैक्ट, उसके कंट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। वेन एवर एन इनवाइस इज पेड बाय चेक, जब कभी जो इनवाइस है वो चेक से पेड होती है, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा वेन एवर। मेक श्योर, यकीन दहानी करें इस बात की, इट इज़ डिपॉजिट एज सून एज बेस्ट पॉसिबल, कि ये डिपॉजिट हो जाए जितना जल्दी मुमकिन हो। 13 नंबर है जी आवर कंपनी एक्सपेंडेड देयरफॉर वी हायर्ड न्यू पर्सनल, जो हमारी कंपनी है वो उसको वसी किया गया, उसको फैलाया गया, इस वजह से, इसलिए हमने क्या किया जी, नया जो अमला है उसको मुलाजमत पे रखा। फिर लास्ट में आ जाएगा जी मीन वाइल यू कैन टाइप आ न्यू लेटर, इसी दौरान जो है तुम एक नया लेटर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ तक ट्रांजिशनल वर्ड्स की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जी एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। तो ये 9th क्लास के अंदर भी आपने देखे होंगे एनाफोरिक रेफरेंस और कैटाफोरिक रेफरेंस। तो पहले देख लेते हैं जी हम एनाफोरिक को।
तो एनाफोरा क्या है जी? एनाफोरा इज़ अ बैकवर्ड रेफरेंस, मतलब कि हमारे पास कोई भी प्रोनाउन इस तरह का आता है और उस प्रोनाउन के मतलब को समझने के लिए अगर हम पीछे जाएं जुमले के अंदर, पीछे जाके देखें कि ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इस रेफरेंस को कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। द टर्म हैज़ बीन राइट फ्राम द एंशिएंट ग्रीक एना एंड फेरो विच मीन्स कैरिंग बैक, जिसका मतलब है कि मतलब पीछे की तरफ जाना। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लें, आगे हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। आई मेट कमरान इन द वेलकम पार्टी, ही लुक्ड रियली स्मार्ट। अब ये ही हमारे पास प्रोनाउन है जिसको हम एनाफोरा कहेंगे, और हमें पता चलाने के लिए ये कि ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, हमें इस पीछे जाना पड़ेगा। पिछले जुमले पे हमने देखा है वो कौन है जी? कामरान है। तो ये जो हम पीछे गए हैं इस मतलब को देखने के लिए, इसको कहेंगे हम एनाफोरिक रेफरेंस। नेक्स्ट ही हमारे पास यहाँ पे तो ऊपर उसने कुछ और लिखा है लेकिन नीचे कुछ अलीना का लिख दिया है, हालांकि जुमला कामरान के मुतल्लिक था। तो आगे देख लें दूसरा जी, नाजिश ड्रॉप्ड द ग्लास, इट शैटर्ड इनटू फ्रैगमेंट्स। तो इट जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ग्लास के लिए। तो इट को समझने के लिए, मतलब पता चलाने के लिए हम पीछे गए हैं और ये ग्लास के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इट यहाँ पे क्या है? एक एनाफोरिक रेफरेंस है, और ये जो ग्लास है इसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे शायद लिखा भी हो, जिस वर्ड के लिए इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। ठीक है, जिस वर्ड के लिए वो प्रोनाउन आएगा, जो हम पीछे जाके मतलब देखेंगे, उसको एंटीसीडेंट कहेंगे, और जो वर्ड होगा उसको हम एनाफोरा कहेंगे। फिर कैटाफोरा जो है इसका कन्वर्स है, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एनाफोरा का। एनाफोरा के लिए हमें पीछे जाना पड़ता था मतलब को देखने के लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा जी? मतलब को समझने के लिए उस जुमले में आगे देखना पड़ेगा। तो इट इज़ अ फॉरवर्ड रेफरेंस, मतलब कि हमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा उस जुमले के मतलब को समझने के लिए, जो कि बाद में टेक्स्ट में मौजूद होगा, और उसको कहेंगे पोस्टसीडेंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे व्हेन ही अराइव्ड, अफाक नोटिस दैट द विंडो पेन वाज ब्रोकन। अब ही यहाँ पे प्रोनाउन है, हमें नहीं पता कि ये ही किसके लिए है, तो इसको समझने के लिए हम जुमले में आगे गए हैं। तो अफाक हमें मिला है, अफाक पोस्टसीडेंट है, और ही यहाँ पे क्या है? कैटाफोरिक रेफरेंस है। इसी तरह देख लें, हिज यहाँ पे आया है प्रोनाउन, इसको समझने के लिए हम जुमले में आगे गए हैं, और उमैर हमें मिला है। तो उमैर जो है वो पोस्टसीडेंट है, और यहाँ पे हिज क्या है? एक कैटाफोरिक रेफरेंस है। तो इसी तरह से आगे भी हम मज़ीद देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जी सेंटेंसेस, इसमें हमने बताना है कैटाफोरिक और एनाफोरिक का, मतलब कि कैटाफार और एनाफार का बताना है। इसके अलावा एंटीसीडेंट और पोस्टसीडेंट का भी बताना है। तो एनाफार चूँकि ये रेफ़र बैक करता है तो उसके लिए एंटीसीडेंट आएगा, और कैटाफार जो है ये फॉरवर्ड करता है, रेफ़र करता है फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो वहाँ पे पोस्टसीडेंट आएगा। अब यहाँ पे देख लें जी, पहला जुमला है हुरैन एंड हर पेरेंट्स विजिटेड दुबई लास्ट ईयर, दे हैड सच अ ग्रेट टाइम टुगेदर। तो ये दे हमारे पास एक एनाफोरिक रेफरेंस है, क्योंकि इसके मतलब को समझने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा हुरैन एंड हर पेरेंट्स के लिए, और ये एक एंटीसीडेंट है। दूसरा जुमला देख लें जी, हमाद, और इसके लिए यहाँ पे ही प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और आगे हिज भी है। तो ये दोनों जो है इनके मतलब को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ रहा है जुमले में, और हमें पता चल रहा है कि ये प्रोनाउन किसके लिए आए हैं? हमाद के लिए। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस हुआ, एनाफर्ज हुए, और यहाँ पे हमाद क्या है? एक एंटीसीडेंट है। और नेक्स्ट देख लें जी, तीसरा, वन डे वाइल ही वाज वॉशिंग क्लॉथेज अ बिग पीच फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, द ओल्ड वॉशरमैन टुक द पीच होम। अब ये एक बंदा है, वाशरमैन है, ये ही प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ था। अब हमें इस ही को पता चलाने के लिए जुमले में हम आगे जा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो ये एक कैटाफार है, कैटाफोरिक रेफरेंस है, और द ओल्ड वाशरमैन क्या है? एक पोस्टसीडेंट है, क्योंकि कैटाफोरिक में जो हम देखेंगे कि किसके लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो बाद में आएगा, तो इसलिए ये पोस्टसीडेंट है। फिर चौथा है जी, ड्यूरिंग हिज अर्ली रिहर्सल्स एन एक्टर में फॉरगेट हिज लाइन्स। अब यहाँ पे दो आ गए हैं, यहाँ भी हिज का इस्तेमाल किया गया और यहाँ भी हिज का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इसको देखूँ तो इसके मतलब को समझने के लिए हमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, और हमें पता चलेगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? एक्टर के लिए। तो यहाँ पे ये कैटाफोरिक रेफरेंस हुआ, क्योंकि हम फॉरवर्ड गए हैं, और ये पोस्टसीडेंट होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए हमें बैकवर्ड आना पड़ेगा, तो फिर ये एक तरह से एनाफोरिक रेफरेंस हो जाएगा, और ये एंटीसीडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो मरतबा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है।
पांचवें में देख लें जी, ये कतर टीम है और आगे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ इसके लिए इट। तो इट के मतलब को समझने के लिए हम पीछे गए हैं जुमले के अंदर, तो ये भी एनाफोरिक रेफरेंस है और ये एंटीसीडेंट है। फिर छठे में अ पर्सन आया है और पर्सन के लिए प्रोनाउन हिज का इस्तेमाल किया गया है। हिज के मतलब को जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, इस वजह से ये भी एनाफोरिक और ये एंटीसीडेंट। उसके बाद देख लें जी, सातवां है एनी वन ऑफ द सिस्टर्स नीड अ राइड। तो शी भी एक एनाफोरिक रेफरेंस है, क्योंकि जुमले में हम यहाँ भी किधर गए हैं जी, पीछे चले गए हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेदर द पायलट नॉर द अटेंडेंट्स। तो यहाँ पे आप एक और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल भी सीख लें। जब भी नेदर और नर ये हो या एदर और आर ये आपके पास इस्तेमाल किए जाएं को रिलेटिव कंजंक्शन, तो आपने जो वर्ब इस्तेमाल करना है, जो क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट होंगे, एक देख लें पायलट है, दूसरा अटेंडेंट्स। तो आप वर्ब तो यहाँ तो चले पास्ट फॉर्म है ना, यहाँ तो सेम फॉर्म यूज़ होगी। अगर प्रेजेंट फॉर्म होती, यहाँ पे इज़ लगाना होता, वाज लगाना होता या आर लगाना होता, इज़ या आर लगाना होता, तो फिर आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जो वर्ब के नज़दीक होगा। अगर वर्ब के नज़दीक प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आप जो सब वर्ब है वो भी प्लूरल यूज़ करेंगे, यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये अटेंडेंट होता, सिंगल बंदा होता, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते, इज़ का। इसी के मुताबिक आप देखें, अब ये प्लूरल है, ये तो चले पास्ट फॉर्म है, वो सिंगुलर के लिए भी पास्ट आती है, प्लूरल के भी। आगे जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, अब ये पायलट सिंगुलर था, अटेंडेंट्स प्लूरल है, यहाँ पे हमने जो पोजेसिव डिटर्मिनर इस्तेमाल किया वो प्लूरल का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो हम वर्ब के नज़दीक वाले को लेंगे जो कि प्लूरल था, इस वजह से ये देयर आया है। अगर ये सिंगुलर होता, अटेंडेंट हो जाता, तो फिर ये देयर नहीं आता, बल्कि यहाँ पे हिज या हर इस्तेमाल होता। तो इस वजह से ये प्लूरल है, क्योंकि ये अटेंडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो ये देख लें जी, सिंपल जो हम काम कर रहे थे, देयर किसके लिए आया है जी, इस अटेंडेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक एनाफोरिक रेफरेंस है। फिर उसके बाद नौवां है जी, ईच ऑफ दीज कंपनीज हैड इट्स बुक ऑडिटेड। तो यहाँ पे देख लें इट्स इस्तेमाल हुआ है और इसका रेफरेंस पीछे जा रहा है, ये एक एंटीसीडेंट है। फिर 10वें में देख लें जी, उमैर सेज दैट इफ़ यू नीड हेल्प विद योर ग्रामर यू मे सी हिम। तो ये देख लें, उमैर पहले आया है और इसका प्रोनाउन बाद में है, मतलब हिम का पता चलाने के लिए हम पीछे जा रहे हैं बैकवर्ड। तो ये एक एनाफोरिक रेफरेंस है और ये एंटीसीडेंट है। और यहाँ पे देख लें यू और यूअर, इनका हमें नहीं पता, क्योंकि ये सेंटेंस से बाहर का रेफरेंस है। तो ऐसे रेफरेंस को ना ही एनाफोरिक कहते हैं, ना ही कैटाफोरिक, बल्कि इसको एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं, जो कि जुमले में उसका रेफरेंस कोई भी ना दिया जाए, मतलब कि जुमले के बाहर का रेफरेंस हो। सिर्फ यहाँ पे आप प्रोनाउन है, हमें नहीं पता कि ये यू और यूअर कौन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द बॉय हु वाज लेजी। तो यहाँ पे हु जो है ये बैकवर्ड जो है रेफर कर रहा है, तो ये भी एक एनाफोरिक रेफरेंस है और द बॉय इसमें क्या है, एंटीसीडेंट। इसी तरह आई हु एम योर किंग, तो हु जो है ये भी बैकवर्ड रेफरेंस कर रहा है, ये भी एनाफोरिक। विच जो है ये भी बैकवर्ड, हु जो है ये भी बैकवर्ड, ये सारे जो है एक एनाफोरिक रेफरेंस की मिसालें हैं। फिर 17 नंबर है हमारे पास, ऑफ हिज पोएम दिस इज़ द ओनली वन दैट इज़ वर्थ रीडिंग। तो ये जो वर्थ रीडिंग एक पोएम है, ये हमें इसका जो है रेफरेंस कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा जुमले के अंदर। तो ये एक एंटीसीडेंट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक एनाफोरिक रेफरेंस। ये बात हमने पहले भी किसी देखी थी जब हम करेक्ट फॉर्म लगा रहे थे वर्ड की, तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो वर्थ होता है वर्ड, उसके बाद हम हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपने जहन में रखना है, वर्थ के बाद रीडिंग जो कि एक जेरेंड है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। कि सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में इन्वर्स करना है, सब्जेक्ट की जगह वर्ब आ जाए, वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाए, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज किए बगैर। तो ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, कुछ फर्स्ट हैं, कुछ सेकंड है, कुछ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। तो हम इसको क्या करेंगे जी, इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इन्वर्स करेंगे, इसका सब्जेक्ट आगे चला जाएगा, वर्ब उसकी जगह आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा तो उसको आपने कैसे चेंज करना है, शुरू में शुड का इस्तेमाल करना है। अब कहीं पे अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, शुड यू सी जॉन, तो मतलब कि ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है जो कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो इफ़ से स्टार्ट हो। अब ये देखें, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था, इफ़ यू सी जॉन प्लीज़ गिव हिम माई बेस्ट रिगार्ड्स। तो यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल करना है, शुड यू सी जॉन, शुड इस्तेमाल करें, उसके बाद यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आगे सारे का सारा सेम आपने सेंटेंस यूज़ करना है, शुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसी तरह वर्ब और आगे सारा जुमला।
नेक्स्ट देख लें जी, हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पे पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और आगे आपके पास वुड आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको कैसे करना है, इसमें आपने इफ़ को ख़त्म कर देना है और वर क्या करेंगे, शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। वर पहले, यू बाद में, बाकी सारा आगे सेम जुमला। फिर हमारे पास तीसरा देख लें, इफ़ ही हैड नॉट स्क्वेंडर्ड, तो यहाँ पे हैड पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट और आगे सारा सेम जुमला। हैड उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट उसके बाद लगाना है। हैड नॉट आपने डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। फिर इफ़ शी वर, तो वर पहले शी बाद में। अब ये देख लें, फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आ गया। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है इफ़ क्लाज में, तो आपने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करना है, फिर यू और आगे सारा सेम जुमला। ये देख लें जी, नेक्स्ट हमारे पास इफ़ ही इज़ एक्सेप्टेड फॉर द जॉब, ये हमारे पास जो है एक पैसे वाइज है, लेकिन है ये भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो शुड इस्तेमाल करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें, आगे बी एक्सेप्टेड फॉर जॉब। नेक्स्ट है जी, इफ़ ही आई हैड नॉट चोजन, तो यहाँ पे हैड पहले आ जाएगा, आई बाद में आ जाएगा और उसके बाद नॉट लगाएं और आगे सारा सेम जुमला। फिर नेक्स्ट देख लें, फिर हैड पहले आ जाएगा, इट बाद में, फिर नॉट और इसी तरह सारा जुमला। फिर आपके पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, वर पहले लगा दें, आई बाद में और आगे सारा सेम जुमला। और लास्ट में भी वर पहले आ जाएगा, ही बाद में और बाकी सारा सेम जुमला लिख लें। तो यहाँ तक हमारी यूनिट नंबर 16 की एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।